आखिर एयरपोर्ट कहाँ रह गया? आकाश में रह गया या पाताल निकल गया? 4-5 दिन पहले ये वीडियो देखने के लिए मिला है कि पूर्णिया सांसद ये कह रहे हैं कि 2025 में हवाई जहाज उड़ने लगेगा। तो 2025 में कैसे उड़ने लगेगा? आप सांसद नहीं थे, उसके बावजूद भी आप उस डेलीगेशन में नजर आ रहे थे, इसलिए हम आपके पास आए कि लोगों को आप सच्चाई बता दीजिए। मौजूदा वक्त में दोनों सरकारें एक हो गई है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, यानी जदयू और भाजपा अब एक साथ है। तो अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो समाप्त हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है और ये सुनने के लिए भी मिल जाता है कि 2024 में एयरपोर्ट का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, तो कभी सुनने के लिए मिलता है कि 2025 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और 2025 में हम लोग हवाई जहाज़ से पूर्णिया से दिल्ली बेंगलोर करते रहेंगे। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? आखिर एयरपोर्ट का निर्माण कब प्रारंभ होगा और पूर्णिया के लोगों का सपना कब पूरा होगा? इस बात को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं विश्वजीत सिंह जी के पास। और विश्वजीत सिंह जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पूर्णिया चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे में किस पद पर रहे हैं आप सर? कमांडर थे, स्टेशन कमांडर। स्टेशन कमांडर। कितने वर्षों तक पूर्णिया में रहे? 2 साल, 2011 से 13 तक। 2011 से 13 तक। 2011 से 13 तक ये पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डे में कार्यरत रहे और इस नाते ये पूर्णिया को बड़ी बखूबी तौर से नज़दीक से जानने लगे। और इसी दौरान हुआ कि पूर्णिया एयरपोर्ट का अभियान चला और पूर्णिया के लोग पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग करने लगे। आखिर एयरपोर्ट कहाँ रह गया? आकाश में रह गया या पाताल निकल गया? देखिए मुकेश जी, आपने बहुत सही कहा कि ये एयरपोर्ट रह कहाँ गया। जैसे कहते हैं लोगों की एक जनभावना जो उभरी, जो हमने 2012 में यहाँ से एक छोटे जहाज़ का परिचालन शुरू कराया था कि वो पूर्णिया, पटना, कलकत्ता को कनेक्ट करता था सप्ताह में 3 दिन। तो उससे लोगों में एक बहुत बड़ी आशा की किरण जगी कि अब ये छोटा वाला चला है और आने वाले वर्षों में एक बड़ा एयरपोर्ट भी हमें मिल जाएगा जिसमें बड़ी जहाज़ आएगी। और जो नेचुरल था और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस आबादी हमारे क्षेत्र के लोग बाहर काम करते हैं, बच्चे हमारे बाहर पढ़ने जाते हैं, लोग अब इलाज के लिए दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी था। और इकॉनमी के हर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है आज के डेट में कि एक एयरपोर्ट शहर को, पुणे जैसे शहर को मिले। और वो शुरुआत जब 12 में हमने किया तो लोगों में ये बहुत एक लहर की तरफ फैली कि अब बहुत जल्दी आशा जगी कि हो जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ प्रोसेस जो आप जानते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि 2015 तक में भारत सरकार के सारे विभाग से इसका अप्रूवल मिल चुका था और इसको प्रधानमंत्री ने अपने पैकेज में आरा में अनाउंस भी किया था बजट के साथ। लेकिन तब से अभी तक मामला ज़मीन पर उतरा नहीं है। इसका कारण और सिर्फ ये है कि पहले तो ये कोर्ट में किसान चले गए, गोवासी साइड के जहाँ पे सरकार ने ज़मीन का अधिग्रहण करना शुरू किया, वो हाई कोर्ट चले गए, तो 2-3 साल वहाँ मामला अटका रहा। उससे पहले वो एक असेसमेंट के रूप में यहाँ के प्रशासन ने भेजा था पटना को एनसिना इंस्टीट्यूट, आदरी वगैरह को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए, उसमें काफ़ी वर्ष निकला। तो ऐसे ऐसे करके किसी न किसी कारण से ये डिले होता चला गया। अब बात आई 2021-22 में, जब अधिग्रहण हो गया ज़मीन का और प्रपोजल चला गया एआई को कि भाई ये ज़मीन हमने कर लिया है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तब एआई वालों ने बताया कि ये ज़मीन तो आपने वहाँ अधिग्रहण किया नहीं जहाँ हमने मांगा था, आप उसके ठीक उलट, हमने एयरपोर्ट के उत्तरी क्षेत्र में मांगा था, आपने दक्षिण क्षेत्र में लिया। तो मामला वहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया। तो फिर हम लोगों ने बहुत भागदौड़ करके एआई में और लोगों को समझाया बुझाया कि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया और बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद मिला है, तो दूसरा ज़मीन फिर वापस जाने में और बहुत समय का बर्बादी होगा, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तब उन्होंने एक टेक्निकल बात बताई कि जो लंबाई और चौड़ाई, जो एक टर्मिनल बिल्डिंग के हिसाब से उन्होंने ज़मीन का नक्शा बनाकर दिया था, उस हिसाब से नई ज़मीन नहीं है, उसमें चौड़ाई की कमी है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई विड्थ कम है। तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 15 एकड़ और ज़मीन की मांग की, जो कि काफ़ी जायज़ लगा, कारण कि वो टर्मिनल बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को फिट नहीं हो पा रहा था उस ज़मीन में उनके प्लानिंग के हिसाब से। तो इस बात को चेयरमैन एआई ने चीफ सेक्रेटरी बिहार को लिखा और साथ साथ दूसरी मांग उनकी ये थी कि जो सड़क की 4 लेन कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ साइड में अगर जो एआई का ओरिजिनल प्लान था अगर वो हुआ होता तो नॉर्थ साइड में आप जानते हैं हमारा स्टेट हाईवे है धमदाहा वाली,
एयरफोर्स रोड से कनेक्टेड है, इसलिए उनकी प्लानिंग उस हिसाब से थी कि रोड की कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जब दक्षिण की तरफ चला गया तो वो एक खेत है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वहाँ कोई सड़क नहीं है। तो नेचुरल है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पर तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क चाहिए, बेसिक चीज़ है। तो जब MOU 2022 में 5 जून को साइन हुआ दिल्ली में, तो ये सारी बातें उसमें आई थी कि ये ज़मीन, सड़क और बिजली पानी विदाउट एनी इनकम्बरेंसेस स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो अभी मामला उसके बाद से समझिए ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पाले में है और वो नहीं अभी तक आगे बढ़ा है। तो इसमें कोई दुविधा किसी को सोचने में होनी नहीं चाहिए कि इसमें भारत सरकार का नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे राज्य सरकार का कार्य क्षेत्र है उसमें सारा काम बचा हुआ है और इसी कारण से ये आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट खोया हुआ है अभी तक। मतलब राज्य सरकार के कारण ही इस तरीके का हुआ कि अभी तक कार्य रुका हुआ है। मतलब कार्य रुका हुआ क्या है कि कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। वो एयरपोर्ट का जो सपना है हमारे क्षेत्र के लोगों का, वो सपना पूरा नहीं हो पाया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने के लिए ज़मीन और वहाँ तक जाने के लिए काम शुरू करने के लिए सड़क की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, ये जो 2 मांग है एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो साल भर से राज्य सरकार से की, वो अभी तक ज़मीन पे शुरू नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले तक भाजपा और जदयू अलग अलग गठबंधन में थी, जिसके कारण कि एयरपोर्ट के काम में कि क्रेडिट किसे मिल जाएगा, इस बात को लेकर बिहार सरकार काम को आगे नहीं बढ़ा रही थी, पेपर को आगे नहीं बढ़ा रही थी और केंद्र सरकार बिहार सरकार पर ये आरोप लगा रही थी कि बिहार सरकार हमें ज़मीन और सड़क कनेक्टिविटी नहीं दे रही है, इसलिए हम एयरपोर्ट निर्माण का काम का टेंडर नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में दोनों सरकारें एक हो गई है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, यानी जदयू और भाजपा अब एक साथ है। तो अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो समाप्त हो जाना चाहिए। एकदम से। तो अब तो काम शुरू हो जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है, आप भी आज भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अब काम चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा या फिर कोई और पेपर प्रोसेस कुछ आपकी जानकारी में हो? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस बात को, क्योंकि लोग दिग्भ्रमित हैं। पूर्णिया के सांसद जी ये कहते हैं कि 2024 में हम करवा देंगे। जब वो थाना चौक पर अनशन पर बैठे हुए थे समाज सेवी अविनाश कुमार मिश्र जी, उस वक्त वो बताए थे धरना स्थल पर जाकर और अनशन तुड़वाए थे कि 2024 में चुनाव से पहले एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ये वीडियो देखने के लिए मिला है कि पूर्णिया सांसद ये कह रहे हैं कि 2025 में हवाई जहाज उड़ने लगेगा। तो 2025 में कैसे उड़ने लगेगा? 2024 में हम हैं और निर्माण अगर शुरू होगा तो 1 साल में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना ये संभव नहीं लगता है। आपको लगता है कि 1 साल में पूरा हो जाएगा या 2025 में हम हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं, जो आप कह रहे हैं बहुत हद तक उसमें सच्चाई है। कारण इसलिए है कि जब हम टर्मिनल की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, तो ये रातों रात होता नहीं है। इसमें एक समय सीमा के तहत कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और वो पूरी व्यवस्था जो है बिल्डिंग की और उससे एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बनती है। तो मेरा जो प्रैक्टिकल अपना एक अनुमान है कि अगर आज भी काम शुरू होगा तो कम से कम 2 साल का वक्त अवश्य लगेगा इस पूरे काम को पूरा करने में। चाहे रात दिन यहाँ की सरकार काम करे और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करे, फिर भी मुझे लगता है शुरू होने में 1.5 से 2 साल का वक्त अवश्य लगेगा। कम से कम 1.5 साल अगर आज शुरू हो, और ज़्यादा तो फिर तो आप कोई भी सोच सकता है। तो इसलिए मैं बार बार इस बात की मांग कर रहा हूँ। और जब मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, उस वक्त जो हमारी मुलाकात हुई बीजेपी के सीनियर लीडर से, उस वक्त सरकार बनी नहीं थी, उस वक्त भी हमने यही उनसे रिक्वेस्ट किया था कि पूर्णिया और सहरसा, इस पूरे कोसी और महानंदा का जो रिवर बेसिन है, इसके जो करोड़ों की आबादी जो है, करीब 3-3.5 करोड़ की आबादी, बगल के बंगाल, नेपाल, ये सब इस एयरपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। तो 3 कमिश्नरी आप ले लीजिए, भागलपुर, पूर्णिया और सहरसा, और बंगाल का फरक्का के नॉर्थ में जो इंडस्ट्रियल एरिया है रायगंज, मालदा, और नेपाल का विराटनगर, तो ये कम से कम हम समझते हैं 5 से 6 करोड़ की आबादी जो है इस एयरपोर्ट से प्रभावित होगी। तो आप समझ लीजिए कितने बड़े आबादी को ये अफेक्ट करेगा, उसके डेली के जीवन यापन को, उसके इकोनॉमी को। इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा फ्लिप देगा, जो आज तक का कोई प्रोजेक्ट यहाँ की इकोनॉमी को उतना प्रभावित नहीं किया होगा जितना कि एयरपोर्ट अकेला करेगा। इसमें मुझे कोई शक नहीं है।
और ये भी आपको बताते चलें कि आज अगर पटना रेवेन्यू के मामले में बिहार सरकार को नंबर 1 अगर दे रहा होगा टैक्स, तो आज अगर पूर्णिया में एयरपोर्ट बन जाता है तो मेरा ये अनुमान है कि 2 से 3 साल के अंदर, एयरपोर्ट चालू होने के 3 साल के अंदर, ये बिहार का नंबर 1 रेवेन्यू देने वाला जिला बन जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा। तो इस अहमियत को मैं हर जगह लोगों को बताता रहता हूँ, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, चाहे वो हमारे राजनीतिक जनप्रतिनिधि हों, सबको मैं इम्प्रेस करता रहता हूँ कि ये महत्ता है इस एयरपोर्ट का इस क्षेत्र के लिए, और इसलिए इसको आगे बढ़ाएं। और इसलिए जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो उस दिन के ज्वाइनिंग, अगर मेरे स्पीच को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने सारे बीजेपी के सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और सारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी और प्रेम कुमार, सब लोग थे। मैंने एक ही मांग रखी थी कि पूर्णिया का एयरपोर्ट का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये चिर प्रतीक्षित मांग है और राज्य के हित में है कि इसकी इकॉनमी को कई गुना बढ़ाएगा। तो उस दिन भी मैंने एक ही मांग करी थी कि पूर्णिया के एयरपोर्ट का रुका हुआ काम आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें अब भारत सरकार को कुछ नहीं करना है, इसमें जो करना है बिहार सरकार को करना है। तो इसमें कोई दुविधा किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक कारणों से कब किसने क्या बयान दिया उसको मैं जानना नहीं चाहता हूँ, वो हर कोई समझदार व्यक्ति यहाँ का समझता है। सच्चाई यही है कि आज जो काम होना है वो यहाँ होना है। लोकल प्रशासन ने, जो मेरी बातचीत हुई है उस हिसाब से उन्होंने अपनी प्रपोजल भेजी है बिहार सरकार को, तो उनकी बात पर विश्वास करें। तो बस अप्रूवल की ज़रूरत है पटना से, जो इनको ग्रीन सिग्नल देने की ज़रूरत है कि भाई अब काम तुम ज़मीन पे शुरू करो। वो जब आ जाएगा तो काम होगा। और ये इच्छा शक्ति दिखाने के लिए हमारे अब जो भी जितने जनप्रतिनिधि हैं, पूरी एक टीम बन कर अगर जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दुविधा की स्थिति होनी चाहिए। बस सिर्फ वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम जाएं, कम से कम उनको आमने सामने बैठ के उनको मांग तो करें। वो दृश्य अभी तक मैं देख नहीं पाया हूँ, शायद जिसके कारण हम अभी भी एयरपोर्ट से दूर हैं। नहीं, एक दृश्य देखने के लिए मिला था। आज मैं आपके पास एयरपोर्ट के मामले को लेकर इसलिए आया हूँ, एक तो लोग जानना चाहते हैं कि एयरपोर्ट का मामला कहाँ पर लटका हुआ है। दूसरी बात कि आप उस डेलीगेशन में आप नज़र आए थे जिसमें कि पूर्णिया सहित लगभग 9 सांसद उड्डयन मंत्री के पास गए थे, और 9 सांसद में एक आप भी नज़र आ रहे थे। आप सांसद नहीं थे, उसके बावजूद भी आप उस डेलीगेशन में नज़र आ रहे थे। इसलिए हम आपके पास आए कि लोगों को आप सच्चाई बता दीजिए, क्योंकि लोग आज भी भ्रमित हैं। इसलिए सच्चाई जानने के लिए हम आपके पास आए और आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मुकेश जी, आपने बहुत सही कहा, और मैं अंत में यही कहूँगा कि पार्टी डिफरेंसेस को भूलकर, और मेरा ये परम विश्वास है कि डेमोक्रेसी में जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी आवाज़ सबसे मजबूत होती, क्योंकि इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा ये पूरा मानना है कि अगर हमारे इस क्षेत्र के, पूर्णिया क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, एक सेकंड के लिए वो भूल जाएं और सिर्फ पूर्णियावासी बन करके अगर वो मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने अधिकारी को आदेश नहीं देंगे उसी वक्त कि भाई रुके काम को तुम आगे बढ़ाओ। ये मुझे पूरा विश्वास है। बस सिर्फ कमी है इनको एक टीम बन करके एक साथ जाएं, मुख्यमंत्री जी से मिलें। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरूर कंसर्न डिपार्टमेंट को आदेश देंगे कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र और राज्य के विकास से संबंधित है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, अभी आपने सुना, विश्वजीत सिंह जी ये बता रहे थे, और आप सुनकर समझ भी गए होंगे कि आखिर किसकी गलती के कारण पूर्णिया एयरपोर्ट आज भी अधर में लटका हुआ है। आने वाले वक्त में कब बनेगा, ये सवाल आज भी बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।